हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अभिषेक त्यागी और आप देख रहे हैं शिक्षा फॉर नौकरी को। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए। मॉक टेस्ट सीरीज़ है, प्रैक्टिस सीरीज़ है पेपर टू विज्ञान के लिए, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 35 को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को हम साइंस के लिए, तो आपको हेल्प करेगा 2020 सीटेट एग्जामिनेशंस में पेपर 2 के लिए। प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा और सब्सक्राइब करें शिक्षा फॉर नौकरी को। इसी तरीके के सेशन ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पीडीएफ मिलेगा इस सेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 आज के सेशन का लेते हैं। क्वेश्चन 1 बोलता है, साइंस के लिए है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझ आएगी आपको। समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज्ड इन प्रिजर्विंग मिल्क इन विच इट इज़ बॉइल्ड अबाउट 70 डिग्रीज एंड फॉर 15 to 30 सेकेंड। दूध को संरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस तरीके का उपयोग किया जाता है, जिसमें दूध को 15 से 30 सेकंड तक लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक उबाला जाता है। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ए बोलता है फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन, सी सेंट्रिफ्यूगेशन या डी नन ऑफ दी अबव। बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबाला जाता है, 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। चैट में आंसर करते रहें, रिव्यू करें आंसर को, कितने सही किए हैं आपने, कितने सही नहीं किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो राइट आंसर है, ये जो प्रोसेस कहलाती है, ये प्रोसेस होती है ऑप्शन नंबर बी। इसको हम बोलते हैं पास्चराइजेशन, पास्चुरीकरण बोलते हैं। और ये ऐसी टेक्निक है जिसमें मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि संरक्षित किया जाता है। और पहले इसको बॉईल किया जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बॉईल किया जाता है कितनी देर तक, 15 से 30 सेकंड तक। और उसके बाद इसको क्या कर दिया जाता है, सडनली इसको कूल कर दिया जाता है, चिल्ड कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है फ्रीजर्स में। तो ये पास्चराइजेशन कहलाती है ये प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर शाइनिंग। निम्न में से किस धातु का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है ताकि वस्तुएं चमकदार दिखाई दे। ए आयरन, बी कॉपर, सी क्रोमियम या डी एल्यूमिनियम। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। कौन सी ऐसी मेटल है, कौन सी ऐसी धातु है जिसका विद्युत लेपन किया जाता है ताकि वस्तुएं चमकदार यानी कि शाइनिंग सरफेस दिखाई दे। करेक्ट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर सी, ये होता है क्रोमियम। क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है मेटल्स पर, जिससे कि उनका जो सरफेस है वो शाइनी हो जाए, चमकदार सरफेस हो जाए मेटल्स पर। तो ये जो प्लेटिंग होती है कहलाती है क्रोमियम की प्लेटिंग। सी इज़ द राइट आंसर, ये क्रोमियम धातु होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द initial momentum of a particle or a system of particles surfacing a non-elastic collision is। गैर लोचदार टकराव से गुजरने वाले एक कण या कणों के निकाय का प्रारंभिक संवेग होता है। ऑप्शंस आर ए कंजर्व्ड होता है, इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, सी फोर्स एक्टिंग ऑन इट या डी एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन यानी इसका त्वरण। आंसर करें भाई क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट आंसर, जिसमें पूछा गया है कि गैर लोचदार टकराव से गुजरने वाले जो कण होते हैं या उनके कणों का समूह निकाय होता है, तो उसका प्रारंभिक संवेग क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने भी दिया है, या बी जो लोग भी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अंतिम संवेग के बराबर, इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। क्या होता है, जो इनिशियल मोमेंटम होता है किसी भी पार्टिकल का या पार्टिकल सिस्टम का, ओके, तो वो किसके बराबर होता है, वो अंतिम संवेग के बराबर होता है। निकाय का जो अंतिम संवेग के बराबर होता है, जिसमें ये गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है, यानी कि इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है संरक्षित नहीं होती है इस टकराव में। क्लियर है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द मेटल इज रिड्यूस्ड। निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में धातु कम हो जाती है। तो ये 4 रिएक्शंस दी हैं, तो इन 4 रिएक्शंस में आपको बताना है कौन सी रिएक्शन में जो मेटल है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, ये आपको बताना है। ए बोलता है FeCN का होल 4 और ये कन्वर्ट हो जाएगा FeCN के होल 6 में। बी बोलता है MnO4 इसमें माइनस यहाँ इंक्लूड कर लीजिए, MnO4 माइनस, ये क्या करेगा, MnO2 क्रिएट करेगा। MnO4 और ये माइनस की 2 वैलेंसी है इस पर, तो ये Mn4 क्रिएट करेगा। और Cr2O, तो ये Cr2O4 बनाएगा। तो ये कौन से रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि धातु कम हो जाती है, ये आपको बताना है।
फटाफट से आंसर कर दीजिए क्या करेक्ट आंसर होगा, हमारी कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी होता है उस प्रोसेस में क्या है, ये MnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। पूरी जो रिएक्शन है वो ये है MnO4 यहाँ माइनस हो रही है, माइनस के बाद किस में जा रही है, ये MnO2 में जा रही है। ठीक है, यहाँ माइनस लगा हुआ है भाई इसमें, तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर जो धातु है, जो मेटल है Mn जो है ये वो रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है भाई, Mn का जो है रिडक्शन हुआ है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक गैस डीकलराइज ब्रोमीन वाटर बट डज नॉट रिएक्ट विद अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन द गैस इज। एक गैस ब्रोमीन के पानी को रंगहीन करता है लेकिन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट समाधान के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। कौन सी ये गैस है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है ये इथेन गैस है, बी बोलता है एसिटिलीन है, सी बोलता है इथाइलिन है और डी कहता है ये मिथेन है। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं हम। कौन सी वो गैस है जो ब्रोमीन को रंगहीन कर देती है, डिसकलर कर देती है ब्रोमीन को, बट रिएक्ट नहीं करती है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। तो ये ऐसी कौन सी गैस है, फटाफट आंसर करिए। देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी दिया है वो बिल्कुल सही है। ये जो गैस होती है ये कहलाती है हमारी इथाइलिन। ठीक है, ये ऐसा काम करती है, द गैस इज इथाइलिन। और ये क्या है, इस जो होती है ये स्मॉल हाइड्रोकार्बन गैस होती है। ठीक है, छोटी हाइड्रोकार्बन गैस होती है और नेचुरल फॉर्म में पाई जाती है। और इट कैन आल्सो अकर इन द रिजल्ट ऑफ, यानी कि जो ये गैस जो है जो बन सकती है वो किस चीज़ के रिजल्ट में बन सकती है, कंबशन में, यानी कि ज्वलनशील, जब ज्वलनशीलता होती है किसी चीज़ का, कंबशन होता है तो उसमें ये गैस बन सकती है। ठीक है, और एथाइलिन जो है, जो इसका एथाइलिन का दूसरा एक और इस्तेमाल होता है वो इसलिए होता है कि जो राइपनिंग्स होती हैं, यानी कि राइपनिंग पकाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं गैसेज, उसमें भी एथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गिवन बिलो आर द फ्यू केमिकल प्रोसेस। कुछ केमिकल नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं। पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा है बर्निंग ऑफ कैंडल्स, सी है रेस्पायरेशन और फोर्थ ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। तो आपको बताना है विच टू ऑफ दीज रिप्रेजेंट स्लो कंबशन। इनमें से कौन सी दो ऐसी प्रोसेस हैं जो स्लो कंबशन को रिप्रेजेंट करती हैं, ये आपको बताना है। तो आप ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है फर्स्ट एंड थर्ड, दूसरा बोलता है सेकंड एंड फोर्थ, तीसरा बोलता है फोर्थ एंड फर्स्ट एंड लास्ट बोलता है फर्स्ट एंड थर्ड। बताइए भाई कौन सी ऐसी प्रोसेस जो स्लो कंबशन को रिप्रेजेंट करती है। पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा है बर्निंग ऑफ कैंडल, तीसरा रेस्पायरेशन और डी फोटोसिंथेसिस। भाई इजीली आप आंसर कर सकते हैं। स्लो कंबशन मतलब जो धीमे दहन को दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया है और ये सारी प्रोसेस दी गई हैं। तो देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। डी क्या बोलता है, पहला और तीसरा। रस्टिंग ऑफ आयरन, भाई रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि जो मेटल को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, रस्ट लगने की जो प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है, तो ये स्लो होती है, टाइम टेकिंग होती है। ओके, और तीसरा है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन भी हमारी श्वसन की जो प्रक्रिया है वो भी एक स्लो धीमी प्रक्रिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। फोटोसिंथेसिस भी हो जाता है फटाफट, और बर्निंग ऑफ कैंडल आपको पता है कितनी फास्टली प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो प्रोसेस है वो स्लो है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। लाइटनिंग इज सीन बिफोर थंडर इज हियर्ड, इट इज़ ड्यू टू। बिजली चमकने पर पहले प्रकाश दिखाई देता है, आवाज़ बाद में सुनाई देती है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन देखते हैं भाई। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बोलता है थंडरिंग इफेक्ट इज मिनिमाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। बी कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन दैट ऑफ साउंड। सी बोलता है भाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज मोर इन क्लाउड्स। और डी बोलता है नन ऑफ दीज। बताएं भाई फटाफट से क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको बताना है, फटाफट से आंसर कर दे भाई क्या करेक्ट आंसर रहेगा। कि जो बिजली होती है वो पहले दिखाई दे जाती है, यानी कि आकाश में जब बिजली दिखाई देती है तो पहले दिखाई देती है, और जो बादलों की गड़गड़ाने की आवाज़ होती है वो बाद में आती है। उसका क्या रीज़न है ये पूछा गया है। तो देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है, बी ऑप्शन दिया, वो बिल्कुल करेक्ट है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ मोर देन दैट ऑफ साउंड, दिस इज़ द रीज़न। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये जो पूरी प्रक्रिया है ये होती है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू द साउंड। ठीक है, तो इसलिए साउंड बाद में दिखाई देती है और बिजली हमें पहले दिखाई दे जाती है।
ये है इसका जो ध्वनि होती है वो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी लगभग 770 मील प्रति घंटा की गति से चलती है। प्रकाश की गति जो होती है वैक्यूम में वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ध्वनि से लगभग 900,000 गुना तेज़ होती है। ये आप ध्यान रखना, जो वैक्यूम में प्रकाश की चाल होती है यानी कि निर्वात में जो लाइट की स्पीड होती है वो ध्वनि से लगभग 900,000 गुना तेज़ होती है। क्लियर हो गया भाई? तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन दिया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए वो बिल्कुल करेक्ट हैं। डी क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे। ए रबर स्टैकर व्हेन प्रेस्ड ऑन सरफेस स्टिक टू इट बिकॉज ऑफ, किसी रबर चूसक को यदि किसी तल पर दबाया जाए तो वह उससे चिपक जाता है, इसका क्या कारण है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बी बोलता है द ग्लू ऑन इट, सी बोलता है सरफेस टेंशन, या डी बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स। बताइए भाई क्या इसका सबसे सही आंसर होगा? जो रबर सकर होता है तो वो जो अगर उसको जब प्रेस किया जाता है किसी भी सरफेस पर तो वो चिपक जाता है, तो उसका क्या रीज़न होता है? बताएं भाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ग्लू लगा है उस पर, या इस पर सरफेस पृष्ठ तनाव का इफेक्ट आ रहा है, या गुरुत्वाकर्षण बल का इफेक्ट आ रहा है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर जो आएगा ए जो है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो प्रभाव होता है ये होता है वायुमंडलीय दबाव होता है के कारण होता है। जैसे कि रबड़ अंदर से जब सतह पर चिपकती है तो उसमें कम दबाव का क्षेत्र होता है और वायुमंडलीय दबाव की सतह पर अधिक होता है। ओके, कम लो प्रेशर की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ये होता है एटमॉस्फेरिक, बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिला है? ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है मेल हार्मोन से, बी कहता है एड्रेनाइल जो है स्ट्रेस रिलीवर है, सी बोलता है इंसुलिन कहता है प्रोवाइड इंसुलेशन इन विंटर्स, या डी एव पियर गर्ल्स नेक। तो ये कौन सा जो इसमें आप बोल सकते हैं जो करेक्टली मैच किया गया है, जो ऑप्शन बिल्कुल सही मैच है, सही एक्सप्लेनेशन देता है, वो आपको बताना है, रॉन्ग नहीं बताना है, सही वाला बताना है। तो देखिए ऑप्शन जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। एड्रेनाइल जो होता है स्ट्रेस रिलीवर होता है। जो एड्रेनाइल क्या होता है? ये हार्मोन्स होता है और ये क्या काम करता है? स्ट्रेस रिलीवर का काम करता है, यानी कि मुक्त करता है तनाव को। तो बस यही करेक्टली मैच है, बाकी कोई भी जो है करेक्टली मैच नहीं है। इंसुलिन आपको पता है किसी भी इंसुलेटर वायर का काम नहीं करता। इंसुलिन किस चीज़ को कंट्रोल करता है? शुगर को कंट्रोल करता है। और एस्ट्रोजन मेल हार्मोन्स नहीं है। एव्स गर्ल्स नेक ये भी गलत है भाई। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आगे डिस्कस करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 को। कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स, निम्नलिखित पदों पर विचार करना है। ये बता, लाइटनिंग, बी लैंडस्लाइड जिसको भूस्खलन भी कहता है, सी थंडरिंग, या डी सुनामी। विच ऑफ द अबव कैन कॉज अर्थक्वेक, इनमें से कौन सा जो है भूकंप ला सकता है या भूकंप का एक कारण हो सकता है? तो ऑप्शन ए बोलता है बी एंड डी, बी बोलता है ए बी सी बोलता है बी ओनली, और डी कहता है बी एंड सी ओनली। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा जिसकी वजह से जो है भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं और भूकंप के पीछे रीज़न रहता है? जो लाइटनिंग होती है वो, या लैंडस्लाइड्स, थंडरिंग, या सुनामी? फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए भाई, क्या राइट आंसर होगा? इसको हम डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग फॉर्म में, तो बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। बी एंड डी जो ऑप्शन है, बी का क्या है? लैंडस्लाइड। भाई लैंडस्लाइड होती है उसकी वजह से हमारे पास भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं, ये इसका एक कारण हो सकता है। और टी सुनामी यानी कि सुनामी जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जिसमें बी और डी को सेलेक्ट किया गया है, तो ये राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट मासेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ए लिक्विड इज कॉल्ड। जिस प्रक्रिया में, ये आपको बताना है अभी, जिस प्रक्रिया के द्वारा अलग अलग मास के अणु एक तरल से पृथक हो जाते हैं, डैश कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर मोशन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, या डी सेंट्रीफ्यूगलेशन है? आंसर कीजिए भाई क्या करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस कर रहे हैं, फटाफट से बता दें भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सर्कुलर मोशन रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन रहेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन रहेगा, जिसको
बताए भाई क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। और कैसी प्रोसेस है? द प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट मासेस आर सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड, एक तरल पदार्थ से सेपरेट होते हैं तो वो क्या प्रोसेस कहलाता है? तो राइट आंसर है, जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रोसेस कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है भाई? डिफरेंट मैसेज आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड, ये ऐसा प्रोसेस होता है। तो लिक्विड इज रोटेटेड, जो लिक्विड होता है वो रोटेट होता है, हाई मोशन में इसको रोटेट किया जाता है। और जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जो सेंटर से जो है लिक्विड, जैसे लिक्विड को घुमाया जाता है सर्कुलर मोशन में, तो जितने भी हैवी मास वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेंटर से दूर चले जाते हैं, रेडियस की तरफ चले जाते हैं। इस प्रोसेस से जो है ये सेपरेट हो जाता है, तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये थे हमारे इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे और हेल्प करेंगे आपको सीटेट 2020 एग्जामिनेशन में। इसी तरीके के सेशन ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब करें शिक्षा फॉर नौकरी को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर फॉलो करें, पीडीएफ आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक